हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन जो वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। कल है संडे, तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। एक नया बिल हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। इस चीज़ के चलते आईटी सेक्टर की हालत खराब हो सकती है। सो ये वाला भी वीडियो आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोग को पता ही है अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट सामने आती रहती है और वो भी मैं आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करता हूँ। सो आपको खुद से भी स्टडी करते वक्त थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्प हो सके। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है हमारे मार्केट को लेकर अगर कोई भी बात करनी होती है तो सबसे बेस्ट पैरामीटर क्या होता है? यस, हमारा सबसे बड़ा जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसी के बारे में बात यहाँ पे की जाती है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा था जैसे कि HSBC ने क्या किया था, हमारे इंडिया को डाउनग्रेड किया था। अंडरवेट से रिलेटेड बातें यहाँ पे कही थी और रीज़न वही बताया था कि ऑयल प्राइस के चलते मतलब लगातार प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के खतरे के चलते इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बैकफुट पे चला जाएगा। देन अगर बात कर ले तो मूडीज़ की भी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, जहाँ पे हमारी जीडीपी पहले उन्होंने बताई थी 6.8% से ग्रो करेगी। अब भी बता रहे कि ग्रो तो करेगी FY27 में, बट 6.8 से नहीं, केवल 6% से। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में वही रीज़न बता दिया कि बिकॉज ऑफ एनर्जी शॉक्स एंड वीक कंजम्पशन। सो ये मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं। एंड उसके बाद की अगर बात करें दोस्तों तो एक और रिपोर्ट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि है JP मॉर्गन की। ठीक है, सो JP मॉर्गन की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी हमारे भारत देश से रिलेटेड, हमारे मार्केट से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है, जहाँ पे उन्होंने निफ्टी से रिलेटेड जो बियर केस का जो सिनेरियो है वहाँ पे बताया उन्होंने कि निफ्टी 20,500 तक गिर सकता है। ये वार्निंग साफ साफ JP मॉर्गन ने यहाँ पे दिया। एंड अगेन उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है, डाउनग्रेड किया है इंडियन स्टॉक्स को। पहले उन्होंने न्यूट्रल की बात की थी, अब डाउनग्रेड किया है। सो जैसे कि हम सभी लोगों को पता है वो अलग अलग सिनेरियोज देते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको टेबल दिखा दूं, पहले उन्होंने क्या टारगेट दिए थे, एकदम बुल केस सिनेरियो में निफ्टी 33,000 तक जा सकता है। पहले जंग बिंग कुछ नहीं था तब की बात है, फिर अभी उन्होंने रिवाइज करके 30,000 की बात की। बेस केस में 30,000 की बात की थी, वो कट करके 27,000 कर दिया। और बियर केस की अगर बात कर ले, मतलब हालत एकदम मार्केट की खराब हुई, तो पहले 24,000 की बात की थी, अब 20,500 की बात की है। सो काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई बात तो यहाँ पे बुल केस की भी है, बेस की भी है, बट ये जो बियर केस है उसकी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है? बुल की भी बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा कि क्यों यहाँ पे ये वाला जो सिनेरियो है उसकी बात ज़्यादा यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि होता क्या है कि हर एक सिनेरियो को लेकर वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देते हैं। एंड जो बियर केस वाले जो उन्होंने पॉइंट सामने रखे थे वो दिखना स्टार्ट यहाँ पे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 20,500 की बातचीत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। सो ऑब्वियसली उसके पीछे का रीज़न क्या है? कोई भी अगर कहेगा कि भाई निफ्टी 50,000 होगा, कोई कहेगा निफ्टी 10,000 होगा, तो उसके पीछे कोई तो रीज़न, कारण तो होगा। ठीक है, तो वो कारण क्या है जो JP मॉर्गन ने यहाँ पे सामने रखे हुए हैं? सो आप ज़रूर इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली अगर आप देखते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पहले से ही पता होंगी। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं बार बार आप लोगों को अपडेटेड यहाँ पे वो पॉइंट्स आपके सामने रखते रहता हूँ। सबसे पहले JP मॉर्गन ने मतलब ये जो बियर केस वाली जो बात की है 20,500 तक निफ्टी आ सकता है, पहला कारण उन्होंने बताया कि हमारे वैल्यूएशन मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो जहाँ पे कंपैरिजन चलता है। सो यहाँ पे कंपैरिजन अगर इंडियन स्टॉक्स की बात की जाएगी तो कंपैरिजन किसके साथ होगा? यस, दूसरे भी जो देश है उनके साथ रहेगा, और खास करके इमर्जिंग मार्केट्स लाइक चाइना, लाइक साउथ कोरिया, लाइक ब्राज़ील। सो यहाँ पे अगर देखा गया, सो एज पर द JP मॉर्गन उनको ऐसा लगता है कि मतलब जो हम कहते हैं ना रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशो रहता है, उस हिसाब से चाइना, साउथ कोरिया, ब्राज़ील ये बेटर ऑप्शन रहेगा रदर देन इंडियन मार्केट। जिस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है उस हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ पे अगर विदेशी इन्वेस्टर को अगर चूज़ करना है तो इंडियन स्टॉक्स को वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करेंगे रदर देन वो अदर इमर्जिंग मार्केट्स की ओर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। रीज़न क्या है? वैल्यूएशन, हायर वैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। ये एक पहला पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। सेकेंड पॉइंट, नो डाउट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वही मिडल ईस्ट में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, दिक्कतें, और इससे होता क्या है अल्टीमेटली एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन, हायर लेवल के ऑयल के प्राइजेस, एंड इससे क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन का रिस्क हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि
मूडीज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में वही रीज़न मेंशन किया था, HSBC ने भी बताया, आगे जितने भी रिपोर्ट्स आएंगे उसमें ये चीज़ रहेगी रहेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई। क्रूड 100 के ऊपर रहेगा तो दूध पीता बच्चा भी बता सकता है भाई कि हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हम क्रूड को खरीदते हैं भाई। टॉप 3 कंट्रीज़ जो क्रूड को इंपोर्ट करती है उसमें हमारा नाम आता है, और ऊपर से पेमेंट भी किस में करना पड़ता है, डॉलर में। हाँ ठीक है, कुछ कुछ जगह पे अलग करेंसी रहती है, बट मेजरली भाई डॉलर में ही होता है। और डॉलर भी रुपये के अगेंस्ट क्या चीज़ें चल रही है हमें पता ही है, पहले 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 95। ठीक है, वो RBI ने इंटरफेयर किया, थोड़े से एडिशंस चेंज किए इधर उधर, इसलिए थोड़ा सा 95 से 92, 93 आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इस प्रकार के चलते मतलब क्रूड ऑयल का सेंचुरी पार यहाँ पे रहना, 100 क्रॉस करना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। और वहाँ तक वो जितने टाइम तक रहेगा उतना हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना, वो हैमरिंग यहाँ पे होती रहेगी, हाथोड़ा हमारे ऊपर पड़ते रहेगा। क्रूड का डबल डिजिट आना, और डबल डिजिट मतलब 99, 98 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन 60, 65, चलो एटलीस्ट भाई 80, 70, 75 उतना तो कम से कम नीचे आना चाहिए। 100 पे क्रूड चल रहा है, 105, 110 पे चल रहा है, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? सो ये वाले जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं एकदम वैलिड पॉइंट है। देन अर्निंग प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अभी बताया ना आपको कि बियर केस सिनेरियो की बात यहाँ पे क्यों ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो भी अलग अलग मल्टीपल केसेस दिए थे उसमें ये वाले केसेस ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऑयल भी ऊपर है, वैल्यूएशन भी हाई लेवल का है एज कम्पेयर टू द इमर्जिंग मार्केट, एंड अर्निंग प्रेशर तो है ही है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जब क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे सामने आएंगे तो बहुत सारी कंपनी अपने अगले जो फ्यूचर एस्टिमेट्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं, उसको कट करके बताएंगे, और यही चीज़ें यहाँ पे चल रही है दोस्तों। अभी हम देख सकते हैं 2 से 10% अलग अलग सेगमेंट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, FY27 के अर्निंग एस्टिमेट्स हम लोग को कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं बाजार में भी हमें वो दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करें जो ऑलरेडी मैंने कवर किया था, ऑयल अगर ऊपर जाएगा भाई तो इन्फ्लेशन बढ़ने का तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। अभी भी हमारे इधर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है? मतलब फिलहाल उस प्रकार की सिचुएशन नहीं मिलेगी, क्यों नहीं? यस, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी उतने ही हैं जितने वॉर के पहले चल रहे थे, उतना ही। एटलीस्ट PSU की बात करें तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने बढ़ा दिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हार्डली वो 5-6% उनका पेट्रोल पंप होगा। 90% जो मार्केट शेयर है भाई वो सरकारी कंपनीज के पास है, और पेट्रोल डीजल अभी भी वही दाम पे चल रहा है, और एवरीबडी नोज उसके पीछे का रीज़न क्या है, मल्टीपल टाइम रिपीट करके क्या ही होगा। यस, जैसे इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद हम देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ने वाले। एज पर द कोटक इक्विटी रिपोर्ट्स उनका तो ये कहना है 25 से 28% तक बढ़ सकता है। अभी वो सिंगल शॉर्ट में बढ़ेगा या फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे करके बढ़ेगा, बढ़ना तो तय है। और पेट्रोल डीजल जिस दिन ये खबर आएगी भाई कि पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने बढ़ा दिए, उस दिन बस मार्केट मतलब ना ही देखे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है आगे। सो ये रिस्क है इन्फ्लेशन का, हायर द ऑयल प्राइस, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को डैमेज करेगा, एंड उसकी जो रिकवरी भी है वो भी पोटेंशियली क्या होगी, काफ़ी डिले होगी। ऐसा नहीं कि चलो वॉर बंद हो गया तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं भाई। वो जो तबाही होती है, वो तबाही वाला जो चार्ट होता है ना, वो ऐसा होता है, मतलब गिरावट होती है ना, ऐसी होती है। बट जो रिकवरी होती है ना, वो ऐसी नहीं होती है, एकदम धीमे 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 करके वी शेप रिकवरी एकदम काफ़ी हार्डली देखने को मिलती है, वरना तो काफ़ी टाइम ही लेता है मार्केट रिकवर करने के लिए। सो ये सारी बातें रिपोर्ट्स में यहाँ पे लिखी हुई है। एंड आखिरी अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो टेक्नोलॉजिकल लैग, मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हमारे इधर टेक में इतना कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें रहती है, जैसे कि दुनिया, जैसे इन्होंने साफ लिखा है कि इंडिया का जो एक्सपोजर है किसमें, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, मतलब वही AI की अगर हम लोग यहाँ पे बात, इसमें क्या आता है, AI आता है, डेटा सेंटर आता है, सेमीकंडक्टर आता है। चलो डेटा सेंटर में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में भी साइड में कुछ कर रहे हैं, AI में तो हम लोग मतलब गिनती में भी नहीं है, सीधा बाहर ही है। ठीक है, और AI मतलब मैं कोर AI की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर मैं ChatGPT इस्तेमाल करता हूँ, या फिर परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करता हूँ, DeepSeek इस्तेमाल यहाँ पे करता हूँ, जेमिनी इस्तेमाल करता हूँ। भाई वो आप और हम यूज़र हो गए। ठीक है, वो जो चीज़ जो बनाने की यहाँ पे होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र ही नहीं आती है। सो इसलिए उन्होंने भी ये बात बताई है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, मैं इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, यस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। ठीक है, वहाँ पे अगर देखेगा तो इंडिया का जो एक्सपोजर है काफ़ी लिमिटेड है, एंड ये वो चीज़ होती है दोस्तों आपको पैसा बना कर देती है। ठीक है, वो है ही नहीं तो पैसा यहाँ पे आएगा कैसे, इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे कैसे, क्यों पैसा यहाँ पे लगाएंगे? तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि इसका प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, विदेशी इन्वेस्टर,
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो पैसा है वो देश के बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है, जो ऑलरेडी चल ही रहा है इतने समय से। उनको तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, उनको तो ये सारी चीज़ें पहले से ही यहाँ पे वो इन चीज़ों को भाप लेते हैं। उनके तो और भी मल्टीपल रीजन से टैक्स के चलते परेशान है। जहाँ पे ऑल्टरनेटिव मार्केट में जा रहे वहाँ पे तो टैक्स है नहीं। देन करेंसी डेप्रिसिएशन वो दिक्कत है। बीच में RBI सडनली NDF बंद कर देता है तो करेंसी हेज का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो JP मॉर्गन यहाँ पे बियर के सिनेरियो में निफ्टी एक्सपेक्ट करता है कि 20,500 तक यहाँ पे आ सकता है, बियर के सिनेरियो। ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि निफ्टी कहाँ तक यहाँ पे जा सकता है? आप जरूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिलीवर किए हैं। वीडियो पसंद आया होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।